अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी में आज हम स्टार्ट करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स। और एंटी कैंसर को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे सेल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल साइकिल को अंडरस्टैंड कर लें, फिर वहाँ से आप डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन रेप्लिकेशन, और इन दो टॉपिक्स के नॉलेज के बेस पर हम एंटी कैंसर ड्रग्स को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग दीजिए सेल साइकिल। सेल साइकिल जुनेद रिमोट भेजिए, रिमोट भेजिए। देखिए ये सेल साइकिल, ये जो ड्रॉप कीजिए आपकी सेल साइकिल 26 पे MG1S और G2 को आप सेल साइकिल कहते हैं, और ये स्टैंड फॉर M स्टैंड फॉर माइटोसिस। M स्टैंड फॉर माइटोसिस और S स्टैंड फॉर सिंथेटिक फेज। M स्टैंड फॉर माइटोसिस और S स्टैंड फॉर सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में क्या होगा? DNA विल बी सिंथेसाइज्ड, और DNA की सिंथेसिस को कहेंगे क्या? रेप्लिकेशन। तो बेसिकली इसमें रेप्लिकेशन होगी, DNA रेप्लिकेशन। तो बेसिकली सिंथेटिक फेज में अब DNA को सिंथेसाइज करेंगे, और DNA से फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो सिंथेटिक फेज में क्या होगा? DNA रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। और M फेज में क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा? एक सेल दो सेल में डिवाइड करेगा। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनेगी, ठीक है। अगर आपने एक सेल को दो सेल में कन्वर्ट करना हो तो पहले आपको सेल का जीनोम डबल करना होगा ना, और जिस फेज में सेल का जीनोम डबल करेंगे उसी को आप सिंथेटिक फेज कहेंगे आप। देखिए इसके बाद ये माइटोसिस होगी ना, तो फिर ये G1 और G2 क्या चीज़ है? देखिए अगर आपने DNA की रेप्लिकेशन करवानी है, DNA की सिंथेसिस करवानी है, DNA से DNA बनवाना है आपने, तो उससे पहले तैयारी करनी होगी ना। ये ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा फौरन DNA की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, नहीं। पहले आपको सेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेल को तैयार होना होगा कि उसने अपने DNA को डबल करना है, और जिस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA, उसको अब G1 फेज कहेंगे आप। तो बेसिकली G1 फेज में क्या होगा? प्रिपरेशन फॉर रेप्लिकेशन ऑफ DNA। तो जिस फेज में DNA की रेप्लिकेशन की आप तैयारी करेंगे उसे G1 फेज कहेंगे आप। और जब DNA बन जाएगा, डबल हो जाएगा, तो क्या अब आपका सेल फौरन डिवाइड हो जाएगा? नहीं, अब आपको सेल डिवाइड करने के लिए उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, और जिस फेज में सेल को डिवाइड करने की तैयारी करेंगे उसको G2 फेज कहेंगे आप। ये इस फेज में आप सेल का माइंड मेकअप करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसमें जब आप रेडी हो जाएंगे, अब आपको दो में डिवाइड हो रहे हैं, तो जिस फेज में आप सेल को प्रिपेयर करेंगे फॉर माइटोसिस उसे G2 फेज कहते हैं। तो ये माइटोसिस जब सेल डिवाइड कर जाएगा तो अब दोबारा फिर तो डिवाइड करना है ना। दोबारा डिवाइड होने के लिए पहले G1 फेज में जाना होगा, प्रिपेयर होना होगा फॉर रेप्लिकेशन, फिर रेप्लिकेशन होगी, फिर सेल को प्रिपेयर करना होगा फॉर माइटोसिस, तो फिर G2 फेज में एंटर होंगे, उसके बाद फिर माइटोसिस हो जाएगी। अब गौर से देखें, एक माइटोसिस से सेकेंड माइटोसिस के दरमियान जो टाइम पीरियड है इसी को सेल साइकिल कहते हैं। गौर से देखिए, अब देखिए इस पॉइंट पे सेल को डिवाइड कर दिया आपने, दोबारा फिर G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में फिर सेल को डिवाइड कर दिया आपने। तो दो माइटोसिस के दरमियान जो टाइम पीरियड है इसको सेल साइकिल कहते हैं। टाइम पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। लिख लीजिए। तो सेल साइकिल डेफिनेशन क्या होगी? टाइम पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन्स is called as between two cell divisions, or between two mitosis। तो दो दफा जो दो सेल डिवीजन के दरमियान जो टाइम पीरियड है इसको आप सेल साइकिल कहेंगे, और सेल साइकिल इज हैविंग ऑलमोस्ट 4 फेजेस, M फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब देखिए आपकी बॉडी में कुछ सेल ऐसे हैं जो हमेशा इन तमाम फेजेस के गिर्द घूमते रहते हैं, वो हर टाइम इस काम में जारी रहते हैं। माइटोसिस करवाएंगे, G1 फेज में जाएंगे, S फेज में जाएंगे, G2, फिर माइटोसिस, फिर इसका जो है सर्कल
इस सर्कल में मूव करते रहेंगे। तो जो सेल हर टाइम इन फेजेस से पास करते रहेंगे उन्हें आप हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स कहते हैं, उन्हें आप हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स कहते हैं। और कुछ सेल ऐसे हैं जो एक बार बनने के बाद रेस्ट पे चले जाएंगे और एट द टाइम ऑफ नीड दोबारा इन फेजेस में एंटर हो जाएंगे, उन्हें आप स्लोली रेप्लिकेटिंग सेल्स कहते हैं। और कुछ सेल ऐसे भी आपकी बॉडी में जो एक दफ़ा जब डिवाइड करेंगे, जब एक दफ़ा में माइटोसिस होगी उसके बाद दोबारा कभी माइटोसिस नहीं होगी, उन्हें कहें सेल नॉट रेप्लिकेटिंग एट ऑल। तो इसका मतलब जो सेल माइटोसिस में जाके दोबारा कभी रेप्लिकेट ना करे वो अल्टीमेटली अब कहाँ जाएगा, जी नॉट फेज में। ठीक है, मैंने भी आपसे बात की कुछ सेल ऐसे हैं जो माइटोसिस करने के बाद रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इस साइकिल में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो उस फेज में चले गए तो फिर वहां से वापस इस साइकिल में एंटर नहीं होंगे। तो इस तरह से आप कहेंगे सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की बेस पे आप सेल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। अब वो 3 कैटेगरीज हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल आपने अंडरस्टैंड कर लिया। सेल साइकिल से मुराद क्या, टाइम पीरियड बिटवीन 2 सेल डिवीजन। टाइम पीरियड बिटवीन 2 सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। सेल साइकिल इज हैविंग डिफरेंट फेजेस, M फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और G0 फेज। हर फेज से मुराद आप अंडरस्टैंड कर लें। अगर सेल को रेप्लिकेट नहीं करना है, रेस्टिंग फेज में जाना है, तो अल्टीमेटली वो G0 फेज में एंटर हो जाएगा। उसको दोबारा सेल साइकिल में एंटर होना है तो वो GS फेज में एंटर होगा, फिर दोबारा से इन तमाम फेजेस को पास करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब सेल साइकिल के बेस पे आप सेल को 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन सेल साइकिल। Types of cells based on cell cycle। तो सेल साइकिल की बेस पे आप सेल्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 will be highly replicating cells। देखिए, जो आपकी बॉडी में हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स होंगे वो हर टाइम इन फेजेस से गुजर रहे होंगे, डिवाइड होंगे, फिर G1 में जाएंगे, अपने डीएनए को डबल करेंगे, G2 फेज में आएंगे, फिर डिवाइड कर जाएंगे, फिर डीएनए अपनी तैयारी करेंगे, डीएनए की एप्लीकेशन के लिए डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, G2 फेज में आएंगे, फिर M फेज में चले जाएंगे। तो जो कॉन्स्टेंटली इन तमाम फेजेस से गुजर रहे हैं उन्हें आप कहेंगे हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स। अब जो हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स हैं इनकी 2 टाइप्स हैं, कैन बी नॉर्मल, कैन बी एबनॉर्मल। Highly replicating cell can be normal, can be abnormal। देखिए, अगर आपसे कहा जाए नॉर्मल हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स तो उसमें नंबर 1 किसका नाम लिखेंगे? नंबर 1 सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। स्किन के जो एपिडर्मिस है उसमें जो सेल वो हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स है। देखें, जब आप ऐसे करते हैं तो आपके एपिडर्मिस से सेल छिड़ते हैं, जब वो यहाँ से डिजेनरेट करेंगे तो उनको डिजेनरेट भी करना होगा ना, उनको रिप्लेस भी करना होगा। तो ये जो आपके कपड़े जब चेंज करते हैं उसकी वजह से भी आपकी सेल एपिडर्मिस के सेल यहाँ से डिसइंटीग्रेट करते हैं और डिजेनरेट करते हैं। तो आपने कॉन्स्टेंटली अपनी एपिडर्मिस के सेल को रिप्लेस करना होता है। तो रिप्लेस करने के लिए आपको बार बार उनको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये जो आप एपिडर्मिस ऑफ स्किन के सेल्स हैं दे आर हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स। नंबर 2 लिखेंगे आप स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। स्टेम सेल्स इन बोन मैरो। जो आपके इस टाइम बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं दे आर हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स। ठीक है, फेमस स्टेम सेल का नाम जानते हैं? प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये आपके ब्लड में मौजूद तमाम सेल का जद्दे अमजद सेल है, ये सबका दादाजन, सबका बाप सेल है। तो जिस सेल से आपके ब्लड के तमाम सेल डेवलप होंगे उसी का नाम के प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। और आप जानते हैं ये प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, जब ये डिफ्रेंशिएट कर 2 सीरीज बनेगी, एक को माइलॉइड सीरीज कहेंगे, एक को लिम्फॉइड सीरीज कहेंगे। डॉक्टर हमें जब हेमाटोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम डिटेल से आपसे बात करेंगे।
और जो लिम्फॉइड सीरीज है वो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे क्या बनेगा, CD4 T लिम्फोसाइट, CD8 T लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। माइलॉइड सीरीज जब डिफरेंशिएट करते हैं उससे क्या बनेगा, उससे आपके न्यूट्रोफिल्स बनेंगे, ईओसिनोफिल्स बनेंगे, बेसोफिल्स बनेंगे, आपके प्लेटलेट्स बनेंगे और आरबीसीज बनेंगे। ये जो आपके तमाम ब्लड सेल्स हैं, इन तमाम ब्लड सेल का जो प्रिकर्सर सेल है, जो जद्दे अमजद सेल है, उसका नाम प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो मुझे बताएं कॉन्स्टेंटली आपके ब्लड में मौजूद सेल डिजेनरेट भी कर रहे हैं और उनको आप रिप्लेस भी कर रहे हैं। जैसे आप देखें, अगर न्यूट्रोफिल की अगर आपसे हाफ लाइफ की बात की जाए तो आप जानते हैं न्यूट्रोफिल की हाफ लाइफ कितनी है, 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे। यानी कि जो 48 घंटे पहले आपका न्यूट्रोफिल बना है वो इस टाइम आपके ब्लड में नहीं होगा, तो उसको रिप्लेस करने कोई नया सेल तो आएगा ना, तो उसके लिए स्टेम सेल को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, तभी सेल डिजेनरेट होगा। इसी तरह प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट की हाफ लाइफ कितनी, 5 to 7 डेज। 5 से 7 दिन के बाद दोबारा आपको प्लेटलेट्स को रीजनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेम सेल को बार बार रिप्लिकेट करना पड़ेगा ना। आपके आरबीसी की हाफ लाइफ 90 to 120 डेज है, ठीक 90 से 20 डेज के बाद 120 डेज के बाद आपको आरबीसी को भी रीजनरेट करना होगा। इसलिए आपके जो प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसको कॉन्स्टेंटली रेप्लिकेट करते रहना पड़ेगा। वो रेप्लिकेट करता रहेगा तो आपके ब्लड सेल जनरेट होते रहेंगे। इसलिए इसको जो स्टेम सेल इन द बोन मैरो को आप हाईली रेप्लिकेटिंग सेल इन बोन मैरो कहेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, इस टाइम जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मिकोज है, जब आप खाना खाते हैं जब वो वहाँ से पास करते हैं तो वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेल्स को डिजेनरेट करवा देते हैं। और आप जानते हैं 24 आवर में ऑलमोस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मिकोजा डिजेनरेट स्लफ हो गया, डिजेनरेट कर जाते हैं एंड दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ फीकल मैटर। और 24 आवर में उसको रिप्लेस भी होना है। भाई रिप्लेस कैसे हो, जब डिजेनरेट करेगा, जब रेप्लिकेट करेगा। इसका मतलब है सेल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मिकोजा दे आर हाईली रेप्लिकेटिंग सेल। आपकी गट मिकोजा के जो सेल वो भी हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स हैं, कॉन्स्टेंटली वो डिवाइड करेंगे, रीजनरेट करेंगे, डिजेनरेट करेंगे, रीजनरेट करेंगे, डिजेनरेट करेंगे और ये हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स हैं। तो नंबर 3 लिखे आप, सेल्स इन, नंबर 3 सेल्स इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मिकोजा, सेल्स इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मिकोजा। नंबर 4 देखिए, इस टाइम जो गोनेड्स हैं आपके ओवरीज एंड टेस्टिस, उसमें गैमेट्स हैं ना, गैमेट्स आर हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स। तो नंबर 4 लिखिए आप, गैमेट्स इन गोनेड्स, गैमेट्स इन गोनेड्स, ये आपके नॉर्मल हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स हैं। तो जब भी आपसे नॉर्मल हाईली रेप्लिकेटिंग सेल की बात की जाए तो ये 4 सेल आप मेंशन करेंगे, और जो एबनॉर्मल हाईली रेप्लिकेटिंग सेल उसे आप मैलिग्नेंट सेल कहेंगे, उसे कैंसर सेल कहेंगे आप। तो एबनॉर्मल हाईली रेप्लिकेटिंग सेल विल बी मैलिग्नेंट सेल, मैलिग्नेंट ऑब्लिक कैंसर सेल। जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, दे आर हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स, और ये एबनॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है, अब ये बेस्ड ऑन सेल साइकिल, बेस्ड ऑन सेल साइकिल आपने सेल को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, हाईली रेप्लिकेटिंग। अब सेकंड कैटेगरी क्या होगी, मॉडरेटली रेप्लिकेटिंग। देखिए, वो सेल जो एक दफा रेप्लिकेट करेंगे, करने के बाद रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे और वहीं रहेंगे, और एट द टाइम ऑफ नीड दोबारा इस साइकिल में एंटर होंगे और आके डिवाइड करेंगे। इन्हें आप मॉडरेटली रेप्लिकेटिंग सेल कहेंगे। और इनसे एक एग्जांपल हेपेटोसाइट्स, इसके एग्जांपल की हेपेटोसाइट्स। इन्हें आप हेपेटोसाइट्स कहेंगे आप। और ये कुछ सेल ऐसे भी हैं जो एक दफा जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रेस्टिंग फेज में जाएंगे और हमेशा वहाँ के रह जाएंगे, दोबारा कभी इस सेल साइकिल में एंटर नहीं हो, दोबारा फिर रीडिवाइड नहीं करेंगे। और जो एक दफा डिवाइड होने के बाद इस रेस्टिंग फेज में चले जाएं और दोबारा के कभी रीडिवाइड ना करें तो उसे क्या कहेंगे आप, नॉट रेप्लिकेटिंग एट ऑल। थर्ड टाइप क्या होगी, और आप जानते हैं इनकी फेमस एग्जांपल क्या, सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन,
और नंबर 2 cells of myocardium, cells of myocardium. ठीक है। और आप जानते हैं एक दफ़ा जब न्यूरॉन की सेल बॉडी डैमेज हो जाए कभी रीजनरेट नहीं करते। हाँ, अगर एक्सोन या डेंड्राइट डैमेज हो वो रीजनरेट कर जाता है। अगर एक्सोन या डेंड्राइट डैमेज हो वो रीजनरेट कर जाता है, लेकिन सेल बॉडी कभी रीजनरेट नहीं करती। इसी तरह कभी देखा कभी किसी को एमआई हो और साल 2 साल के बाद उसका एमआई ठीक हो गया हो, उसका जो पैच था मायोकार्डियम में जो डेड हुआ था वो दोबारा लाइव हो, दोबारा से वो रीजनरेट करके नॉर्मल हो गया हो, कभी सुना आपने? उसकी वजह ये है जो सेल्स ऑफ मायोकार्डियम वो कभी रेप्लिकेट नहीं करते। एक दफ़ा अगर वो डेड हो जाएं तो वो डेड ही रहेंगे हमेशा के लिए और उनको कोई नया सेल आके रिप्लेस नहीं करेगा। और वो डेड मायोकार्डियम अगर फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए तो उसे आप जानते क्या कहते हैं? कार्डियक रिमॉडलिंग। और जब एक दफ़ा कार्डियक रिमॉडलिंग हो जाए फिर आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या, वो हार्ट फेलियर विल सेट इन। तो हार्ट फेलियर सेट इन और बात की भी आपसे मैंने, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के। अच्छा मुझे बताएंगे ये जो हाईली रेप्लिकेटिंग सेल इससे बात यार एक्सट्रोवर्टेड और जो नॉट रेप्लिकेटिंग एट ऑल इन्हें आपके इंट्रोवर्टेड, दो तरह के नेचर के लोग होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्टेड होते हैं कुछ इंट्रोवर्टेड होते हैं। आप जानते हैं एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड में क्या डिफरेंस है? जो अपना हर चीज़ खोल के रखते हैं सबके सामने वो क्या होगा, और जो हर चीज़ छुपा के रखे इंट्रोवर्टेड। और लेकिन जो हर चीज़ खोल के बैठा हो कोई किताब की तरह हो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होगी, सबके सामने होगी ना। और इसको टारगेट करना क्या होगा, इंतहाई आसान होगा। और जो इंट्रोवर्टेड होगा जिसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बंद किताब की तरह संदूक में बंद के रखी हुई आपने, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाजा नहीं है, तो उसको टारगेट करना क्या है, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब भी आपने किसी को टारगेट करना हो तो पहले आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अंडरस्टैंड एस्टिमेट करते हैं ना। और अगर विदाउट एस्टिमेशन अगर आप किसी पे अटैक करेंगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। लेकिन जब भी किसी ने कोई एक्शन लेना होता है तो पूरा प्लानिंग के साथ होता है ना, कि आपको मालूम होना चाहिए जिस पे भी आप अटैक करें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के। और अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस का आपको अंदाजा होगा तो आप प्रॉपर उस पर अटैक कर पाएंगे आप। अगर विदाउट एस्टिमेशन और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अगर आपने एस्टिमेशन के बगैर अटैक कर दिया तो नुकसान अल्टीमेटली आपको उठाना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया? तो ये आपकी रेजोल्यूशन खुली किताब की तरह और वो एक बंद किताब की तरह। यानी कि जो हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सबके सामने है, इनको टारगेट करना आसान है। और वो जो आपके नॉट रेप्लिकेटिंग एट ऑल उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके सामने नहीं। और याद रखें जो खामोश तवा लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सामने नहीं होते हैं, उनको बड़ा सोच समझ के अटैक कीजिएगा। और बात वो जितने बाहर होते हैं ना उससे कई गुना नीचे गहरे होते हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो ये देखने में लग रहा होता है यार ये तो बड़ा बेचारा मस्कीन सा है, लेकिन जब आप उसको छेड़ते हैं तो फिर पता चलता है यार कितना ये एटम बम के समय इंसान है। तो इसलिए अगर कोई खामोश बैठा है तो खामोश बैठा रहने दें आप, ठीक है। कोई अगर सादगी से ज़िंदगी गुजारे तो सादा रहने दें, ठीक है। हो सकता है क्वाइट पॉसिबल है कि वो इंतहाई गहरा इंसान हो, अच्छे खासे ताल्लुकात वाला इंसान हो और आप गलती कर बैठे आप और फिर बाद में उसको खमियाजा भुगतना पड़े और उससे उसका अजारा ही ना हो सके आपसे। तो इसलिए पहले अगर किसी को अटैक करो अच्छी खासा एस्टिमेशन कर लें आप, ठीक है। और वो नॉट रेप्लिकेटिंग एट ऑल है। तो मुझे बताएं जब कोई एंटी कैंसर ड्रग देंगे तो बताएं एंटी कैंसर ड्रग किसको अटैक करेगी मोस्ट कॉमनली? जो हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स होंगे, और जो लेस रेप्लिकेटिंग सेल्स होंगे उनको लेस लाइकली अटैक करेगी। तो इसलिए जब आप किसी को एंटी कैंसर ड्रग देंगे तो एंटी कैंसर ड्रग के जद में कौन से सेल्स आएंगे? जो हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स होंगे, विच कैन बी नॉर्मल विच कैन बी एबनॉर्मल। तो जब भी आप किसी को एंटी कैंसर ड्रग यूज करवाएंगे तो एंटी कैंसर ड्रग हर उस सेल को डैमेज करेगी जो हाईली रेप्लिकेटिंग होगी। और हाईली रेप्लिकेटिंग सेल में नॉर्मल भी हैं और एबनॉर्मल भी हैं। अब गौर से देखें, जब इन सेल को डैमेज करें तो क्या होगा, जब उस सेल को डैमेज करें तो क्या होगा? इन सेल को डैमेज करने से जो कुछ भी होगा उन्हें आप कहेंगे जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। देखिए हमने एंटी कैंसर ड्रग में मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इनके साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन आएंगे। एंटी कैंसर ड्रग पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या तो उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आएंगे या उनके साइड इफेक्ट पे आएंगे। तो जितने भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो मोस्ट कॉमनली किसे टारगेट करेंगे? हाईली रेप्लिकेटिंग सेल को टारगेट करेंगे। तो एंटी कैंसर ड्रग्स यूज्ड टू टारगेट हाईली रेप्लिकेटिंग सेल जिसमें नॉर्मल भी हैं और एबनॉर्मल भी हैं। तो इसका मतलब है अगर आप किसी को एंटी कैंसर ड्रग दें तो नंबर 1 सेल कौन सा डैमेज होगा? स्किन का ये सेल डैमेज होगा। इससे क्या स्किन रैश एलोपेशिया हो जाएगा। जब आप इसको डैमेज करें तो क्या होगा? पैनसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लिकोपेनिया एंड एनीमिया। जब आप इसको डैमेज करें तो क्या होगा? नॉजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। जब आप इसको डैमेज करें तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी। गुनेट्स में जब गैमेट ही नहीं बचेंगे तो इनफर्टिलिटी होगी। तो इसका मतलब है, अभी जस्ट लिखवाता हूँ, सुन लीजिए। जब मैं आपसे बात करूंगा जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स तो बताएं जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट में किसका नाम लिखेंगे आप? जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग कैन बी स्किन रैश एलोपेशिया, कैन बी पैनसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लिकोपेनिया, एनीमिया,
कैन बी नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कैन बी इनफर्टिलिटी। अब मुझे बताइए जब बेपनाह एंटी कैंसर सेल को किल करेंगे तो बताइए उनका सेल डिजेनरेट करेगा, न्यूक्लियस डैमेज होगा, डीएनए निकलेगा, डीएनए ब्रेक डाउन होगा, प्योरीन आजाद होंगी और उस प्योरीन पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम प्योरीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो बताइए एंटी कैंसर ड्रग देने के बाद बेपनाह जब मैलिग्नेंट सेल किल होंगे तो बेपनाह यूरिक एसिड बनेगा। वो यूरिक एसिड जब बनेगा तो हाइपरयूरिसीमिया होगा, हाइपरयूरिसीमिया गाउट कॉज करेगा और जब ये यूरिक एसिड फिल्टर होकर आपके रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा, स्टक करेगा और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, उसे आप नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन कहेंगे आप, और रीनल फेलियर हो जाएगा। यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स कैन कॉज गाउट, एंटी कैंसर ड्रग्स कैन कॉज हाइपरयूरिसीमिया, कैन कॉज गाउट, कैन कॉज नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन, कैन कॉज एक्यूट रीनल फेलियर। ये सब के सब क्या होंगे? ये सब के सब जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स होंगे। ये चीज क्लियर हो गया आपको? ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग को स्टार्ट करने से पहले आपने दो बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। नंबर वन आपने अंडरस्टैंड किया सेल साइकिल किसे कहते हैं। आप सेल साइकिल बेसिकली टाइम पीरियड है बिटवीन टू सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के दरमियान जो टाइम पीरियड, इसे आप सेल साइकिल कहते हैं। तमाम फेजेस आपके सामने, और फिर मैंने आपसे अंडरस्टैंड किया, आपको अंडरस्टैंड करवाया कि बेस्ड ऑन सेल साइकिल आपने सेल को 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया, हाईली रेप्लिकेटिंग सेल्स, मॉडरेटली रेप्लिकेटिंग सेल एंड नॉट रेप्लिकेटिंग एट ऑल। ठीक है, और ये अगर कोई बंदा बहुत ही एग्रेसिव हो तो जो पहले तो हाईली रेप्लिकेटिंग सेल को डैमेज करेगा ना, और अगर तो बहुत ही एग्रेसिव हो तो इनको भी डैमेज कर देगा, और अगर इनको डैमेज करे तो लिवर डैमेज। तो इसका मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स कैन बी हेपेटोटॉक्सिक, और बहुत इंतहाई के दर्जे कमीना इंसान हुआ तो जाके उस पर भी हमलावर होगा, और जब उस पर हमलावर हो तो कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है एंटी कैंसर ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? एंटी कैंसर ड्रग्स के ये जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट्स हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी, एंटी कैंसर ड्रग्स कैन कॉज कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो एंटी कैंसर ड्रग कार्डियोटॉक्सिसिटी भी कॉज करेंगे, बहुत कम एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, बहुत कम एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो लिवर को डैमेज करेंगे। देखें कमीनापन हर किसी इंसान में होता है, इन कमीने इंतहाई कमीन की बहुत कम लोगों में पाई जाती है ना, जैसे इंतहाई शराफत बहुत कम लोगों में पाई जाती है, इंतहाई कमीनी भी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। बाकी जो दरमियान में मिले जुले लोग है ना, 20-80 का प्रिंसिपल जानते हैं? 20-80 मोस्ट ऑफ टाइम 80% काम चल रहा होता है, 20% लोग कम ही होते हैं, 20% एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो इंतहाई कमीने लोग भी बहुत कम होंगे, इंतहाई शरीफ लोग भी कम होंगे, बाकी सब मिला जुला एक जड़ा माल चल रहा होगा ना, हर तरह मिक्स माल चल रहा होगा, तो मेजॉरिटी मिक्स माल ही चल रहा होती है। तो जो इंतहाई कमीने इंसानों के बहुत ही कमीनगी पे पहुंचे तो वो फिर जाके वो हार्ट को हाथ डालेंगे। तो कोई एक आधी ही एंटी कैंसर ड्रग इतनी कमीनगी का मुजाहिरा करेगी जो हार्ट पे अटैक करेगी और उसको कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो ये आपसे कोई जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट की बात की जाए तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये एक जनरल से कॉन्सेप्ट मैंने दिया, आप लिख लीजिए जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। स्पेसिफिक एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट के ऊपर आएगा, लेकिन जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट भी लिख लीजिए आप, जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर, तो बताइए नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? इसके हिसाब से क्या लिखेंगे? तो नंबर 1 स्किन पे क्या लिखेंगे? स्किन रैश। एलोपेशिया जानते हैं, लॉस ऑफ हेयर, इसलिए आपने देखा अक्सर तो जब एंटी कैंसर ड्रग स्टार्ट करें साथ ही हेयर लॉस हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह आपने अंडरस्टैंड कर। सेकंड क्या लिखेंगे आप? नंबर 2 क्या लिखेंगे आप? बोन मैरो। जब ये ड्रग बोन मैरो पे काम करते तो क्या लिखेंगे आप? पैन साइटोपिनिया। इसके अलावा लिकोपीनिया। लेकिन जब पैंसटोपीनिया सबसे पहले कौन सा वाला पीनिया होगा जिसकी हाफ लाइफ सबसे कम होगी, वो किसकी? न्यूट्रोफिल्स की। तो क्या लिखें? लिकोपीनिया। लिकोपीनिया के साथ लिख सकते हैं न्यूट्रोपीनिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं न्यूट्रोपीनिया।
इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और इसके बाद नेक्स्ट एनीमिया। यानी कि एंटी कैंसर ड्रग देने के कितने अरसे बाद लीकोपीनिया होगा? विद इन 24 to 48 आवर्स। और कितने अरसे बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा? विद इन 5 to 7 डेज। और कितने अरसे बाद एनीमिया होगा? विद इन 90 to 120 डेज, 3 to 4 मंथ्स के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि हाफ लाइफ तो आप जानते हैं ना। बाकी हेमाटोलॉजी डिटेल से डॉक्टर डिस्कस करेंगे आपसे, और वहाँ पे ये लीकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया के तमाम साइन सिम्टम आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसे जल्दी ब्रीफली डिस्कस कर ले तो आपसे लिखवाएंगे डॉक्टर अहमद। देखिए, लीकोपीनिया होगा, न्यूट्रोपीनिया तो क्या होगा? रिकरेंट इन्फेक्शन एंड फीवर होगा। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग देने के फ़ौरन बाद अगर पेशेंट ने फीवर की कंप्लेंट की तो इससे मुराद के इसको लीकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन हुआ होगा। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से मुराद एंटी कैंसर ड्रग देने के बाद अगर किसी को ब्रूस बने, हेमरेजेस फ्रॉम मल्टीपल साइड हो, आपके पास ब्रूस बने, इसके बाद पर्पस डेवलप करना शुरू हो जाए, इससे मुराद है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और एंटी कैंसर ड्रग देने के 3 से 4 महीने बाद बंदे का सांस फूलना शुरू हो जाए, इंडाइजेशन हो, वीकनेस हो, लिथार्जी हो, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो, और हार्ट रेट इंक्रीज हो, पैल्पिटेशन, उससे मुराद के पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा आपका? जीआईटी। नंबर 3 जीआईटी। अब जीआईटी में क्या लिखेंगे आप? एनवीडी। अब एनवीडी तो जानते हैं ना, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया। तो एंटी कैंसर ड्रग्स कैन कॉज एनवीडी, नॉजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। नंबर 4। नंबर 4 क्या लिखेंगे आप? गुनेट्स। तो बताइए, गुनेट्स में जब आप गैमेट्स को किल करते हैं तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी। जब गुनेट्स में आप गैमेट्स को किल करते हैं, इनफर्टिलिटी होगी। और क्या, अगर इफ समवन इज इन चाइल्ड बेयरिंग एज, इफ पेशेंट इज इन चाइल्ड बेयरिंग एज, से फॉर एग्जाम्पल एज उसकी 25, 30, 40 है, फैमिली उसकी कंप्लीट नहीं है, और इस एज में उसको कैंसर हो जाते हैं, तो एंटी कैंसर ड्रग देने से नुकसान क्या होगा? इनफर्टिलिटी के चांस है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं आप? कोई अगर पेशेंट चाइल्ड बेयरिंग एज में है और उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40 साल की एज है पेशेंट है, फैमिली कंप्लीट करना वो भी चाहता है, साथ में इसको मेलिग्नेंसी हो गई, आपने अगर एंटी कैंसर ड्रग दिया, गुनेट्स में गैमेट्स किल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो इसका हल क्या होगा? बिफोर गिविंग गैमेट एंटी कैंसर, तो आप उसके गुनेट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे गैमेट्स से, आप उसके गुनेट से गैमेट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फ्रीज कर लेंगे, और एट द टाइम ऑफ नीड उसको यूज़ करेंगे। आप पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो जब भी किसी की यंग पेशेंट हो, उसको मेलिग्नेंसी हो, और आप इस चीज़ को जानते हैं कि अगर इसको आप एंटी कैंसर ड्रग देंगे तो गुनेट्स में गैमेट्स किल हो जाएंगे, और जब किल होंगे तो इसको इनफर्टिलिटी होगी और फैमिली कंप्लीट नहीं हो पाएगी इसकी। तो ऐसे में एंटी कैंसर ड्रग देने से पहले क्या करेंगे? उसके गुनेट से आप गैमेट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फ्रीज करेंगे, और एट द टाइम ऑफ नीड उसको यूज़ करेंगे आप, ताकि उसकी फैमिली कंप्लीट हो सके। ठीक है, ये सब साइड इफेक्ट। नेक्स्ट नंबर 5। ठीक है, नंबर 5, इसने मेलिग्नेंट सेल को किल कर रहे हैं ना, और आप जानते हैं मेलिग्नेंट सेल बेपनाह आपके पास बॉडी में मेलिग्नेंट सेल्स हैं, और जब बेपनाह वो किल होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? क्या लिखेंगे आप? ब्रेक डाउन ऑफ, लिखें इंक्रीज टर्न ओवर ऑफ द मेलिग्नेंट सेल्स, इंक्रीज टर्न ओवर ऑफ द मेलिग्नेंट सेल्स। तो मेलिग्नेंट सेल्स का टर्न ओवर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज्ड टर्न ओवर ऑफ द सेल्स। मेलिग्नेंट सेल टर्न ओवर इंक्रीज होने से मतलब उनकी डिस्ट्रक्शन बढ़ेगी, और जब उनका टर्न ओवर इंक्रीज होगा तो बताएं अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? डिजेनरेशन ऑफ द न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस डिजेनरेट करे उसका रिजल्ट क्या होगा? रिलीज ऑफ प्यूरिन्स। और आप जानते हैं प्यूरिन्स कौन सी है? एडेनिन एंड ग्वानिन। वैसे तो जो नाइट्रोजन बेसिस 5 है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ये 5 आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं। इन 5 में से 2 को आप प्यूरिन्स कहते हैं। तो प्यूरिन में किस किसका नाम लेंगे आप? एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन आर द 2 प्यूरिन्स। ठीक है, ये रिलीज होंगे, और आप जानते हैं इन प्यूरिन्स को मेटाबोलाइज करेंगे। जब इन प्यूरिन्स को मेटाबोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? यूरिक एसिड। और थोड़ा बनेगा, ज़्यादा बनेगा? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। एक्सेसिव
प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड क्यों होगा? क्योंकि टर्न ओवर ऑफ दिस मेलिग्नेंट सेल इंक्रीज हुआ होगा, बेपनाह न्यूक्लियाइड डीजेनरेट करेंगे, बेपनाह प्यूरिन्स रिलीज होंगी, और वो बेपनाह प्यूरिन्स जब रिलीज होंगी तो उनसे बेपनाह यूरिक एसिड बनेगी। और आप जानते हैं वो कौन सा एंजाइम है जो इन प्यूरिन्स को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा? उसका नाम क्या है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्यूरिन्स इनटू यूरिक एसिड असल भी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है, उसका नाम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। अब देखें, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्यूरिन्स इनटू यूरिक एसिड। और देखें, एक आपकी एंटी कैंसर ड्रग है, एग्जाम का ये भी क्वेश्चन है, विच एंटी कैंसर ड्रग विल बी मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। एग्जाम क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग विल बी मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, तो आप लिखें 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 मर्कैप्टो यूरिन, इसको भी आप यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कौन सा एंजाइम इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इन प्यूरिन्स को भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और इस एंटी कैंसर को भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखें, अब मुझे बताएं, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मैलिग्नेंसी और उसमें आप एंटी कैंसर ड्रग यूज़ करें तो टर्न ओवर ऑफ मैलिग्नेंट सेल इंक्रीज होने से एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड होगा ना, और जब एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोडक्शन होगा तो अल्टीमेटली इसका नुकसान क्या होगा? हाइपरयूरिसीमिया, गाउट लिखिए। अब इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा? नंबर 1 हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया। और हाइपरयूरिसीमिया से अल्टीमेटली जब यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट करेगा तो क्या बनेगा? उसे गाउट कहेंगे। हाइपरयूरिसीमिया नेक्स्ट गाउट। और जब यही एक्सेसिव यूरिक एसिड फिल्टर होकर रीनल ट्यूब्यूल में जाकर स्टक करेगा, जैसे आपने कल एसाइक्लोविर पढ़ा था ना, अगर आपने एसाइक्लोविर हाई डोज में इनटेक किया और वाटर इनटेक कम किया तो अल्टीमेटली फिल्टर होकर रीनल ट्यूब्यूल में जाकर क्रिस्टलाइज करेगा और वो आपके रीनल ट्यूब्यूल को डैमेज करेगा, उससे आप क्रिस्टल इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी कहते हैं। और उससे बचने के लिए क्या किया था आपने? वेल हाइड्रेट द पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इनटेक ऑफ एसाइक्लोविर पढ़ा था आपने। इसी तरह जब बेपनाह यूरिक एसिड बनेगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद ये रीनल ट्यूब्यूल में आएगा, वहाँ पे पॉलीमराइज करेगा, स्टक होगा और आपके रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन को डैमेज करेगा। और इस तरह से अगर रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन डैमेज हो, इसे आप नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन कहते हैं। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट लिखिए नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन, नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन स्टैंड फॉर एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। तो ये एंटी कैंसर ड्रग्स कैन कॉज नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन, और नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन से अल्टीमेटली क्या होगा? एक्यूट रीनल फेलियर। इससे अल्टीमेटली लिखें ARF, एक्यूट रीनल फेलियर। अब ये जो सब कुछ हुए, अब जानते हैं इन सबको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? आप इन सबको कहेंगे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। देखिए, ट्यूमर की लाइसिस हुई तो ये सब कुछ हुआ ना ट्यूमर की लाइसिस होती, ना ट्यूमर की ब्रेकडाउन होती, ना ये सब कुछ होता। तो ट्यूमर की ब्रेकडाउन के बाद ये जो सब कुछ हुआ, इसी को ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कहेंगे। अगर आपसे कहा जाए व्हाट आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, तो आंसर क्या होगा? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के फीचर क्या है? हाइपरयूरिसीमिया, गाउट, नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन एंड ARF। ये चीज क्लियर? तो बताएं किसका साइड इफेक्ट है? ये एक जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट है। किसका? जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। तो जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग में क्या है? एंटी कैंसर ड्रग्स कैन कॉज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब आपसे कहा जाए ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के फीचर्स क्या होंगे, तो बताएंगे हाइपरयूरिसीमिया होगा, गाउट होगा और नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन लीडिंग टू ARF होगा। कैसे होगा? ड्यू टू एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स इनटू यूरिक एसिड, and the enzyme which is responsible for the conversion of purine into uric acid is puric xanthine oxidase,
and xanthine oxidase is also responsible for the conversion of one of the anti-cancer drug into uric acid is 6-mercaptopurine। तो 6-mercaptopurine एक ऐसा एंटी कैंसर है जो इसी इंजाइम के हाथ आने के बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब मुझे बताएं, अगर आपसे कहा जाए कि आपने किसी पेशेंट को मैलिग्नेंसी है, उसमें आपने एंटी कैंसर ड्रग स्टार्ट किया और आपको डर ये कि कहीं उसको ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम ना हो, उसको गाउट और रीनल फेलियर ना हो जाए, तो बताएं इस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे आप? सोचें, साइंटिस्ट बन के सोचें। आप हर चीज़ आपके सामने रखती है, साइंटिस्ट बन के सोचें क्या करेंगे। अगर किसी को मैलिग्नेंसी है, उसको आपने एंटी कैंसर ड्रग स्टार्ट करनी है और आप चाहते हैं उसमें ये ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम ना हो, तो साइंटिस्ट बन के सोचें उसका इलाज क्या करेंगे आप? देखिए, एक काम तो ये करेंगे, आप इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें। अगर आपने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, प्योरीन से यूरिक एसिड नहीं बनेगा और ये तमाम सिम्टम नहीं आएंगे। अब जानते हैं वो कौन सी ड्रग है जो इस xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगी? उसका नाम एलोपेरिनोल। लिखिए एलोपेरिनोल। तो एलोपेरिनोल इसको इनहिबिट करेगी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज इनहिबिशन ऑफ xanthine ऑक्सीडेज? तो आंसर विल बी, 5 ऑप्शन किसे क्लिक करेंगे? एलोपेरिनोल को। एलोपेरिनोल इज वन ऑफ द ड्रग विच कैन कॉज इनहिबिशन ऑफ xanthine ऑक्सीडेज। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एलोपेरिनोल कैन कॉज इनहिबिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स? 5 एंजाइम के नाम लिखेंगे, किसे क्लिक करेंगे आप? xanthine ऑक्सीडेज। ये चीज़ क्लियर हो गया आप? अब आप सोचें, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो सही से आंसर करना है आपने। हर चीज़ मैंने आपके सामने रख दी। अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन है। मुझे ये बताएं, आप इस बात को जानते हैं जब भी किसी को आप एंटी कैंसर ड्रग दें, देखिए हर चीज़ आपके सामने सोच समझ के आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है और सोच समझ के आंसर करना है। जब भी आप जानते हैं इस बात को, जब भी किसी को आप एंटी कैंसर ड्रग देंगे, तो एंटी कैंसर ड्रग देने के बाद जब ये सब कुछ होगा तो क्या मिलेगा आपको? ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम। तो ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम से बचने के लिए आप एंटी कैंसर ड्रग के साथ क्या चीज़ ऐड करेंगे? एलोपेरिनोल। एंड वन ऑफ द एंटी कैंसर इज 6-mercaptopurine। और 6-mercaptopurine भी देंगे तो ये भी ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम कॉज कर सकती है। तो मुझे बताएं, अगर आप 6-mercaptopurine के साथ आप एलोपेरिनोल ऐड करें तो क्या होगा? सोचिए, अगर आप 6-mercaptopurine के साथ एलोपेरिनोल दें तो क्या होगा? सोच के देखें, हर एंगल से देखें, सिंपल एक एंगल से ना देखें, आप एक आंख से नहीं देखना आपने। जब भी एक आंख से देखें तो दजालियत कहते हैं। तो आपने 2 आंखों से देखना है, एक इस आंख से भी, एक इस आंख से भी, दोनों आंखों से देखना है आपने। तसल्ली समझिए, इतना जल्दी नहीं आंसर चाहिए, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा ना। अब वो 2 आंखों से देखना पड़ेगा, पहले इस आंख से देखेंगे, फिर दूसरी आंख से देखेंगे, डिफरेंट एंगल से देखेंगे, टाइम तो चाहिए होगा ना। तसल्ली से देखिए, मैंने आपसे बात की कि नॉर्मली आप ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम से बचने के लिए एंटी कैंसर ड्रग के साथ आप एलोपेरिनोल यूज़ करते हैं आप। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप कहीं किसी पेशेंट में एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे आप 6-mercaptopurine को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम से बचने के लिए अगर आपने एलोपेरिनोल यूज़ किया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या चीज़ मेटाबोलाइज नहीं होगी? 6-mercaptopurine मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो इसका लेवल आपके बॉडी में बढ़ेगा ना। तो अगर आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग नीड्स डोज एडजस्टमेंट विद एलोपेरिनोल, आंसर क्या होगा? 6-mercaptopurine। तो लिखिए, तो इसी वजह से आप याद रखें 6-mercaptopurine नीड्स इट्स डोज एडजस्टमेंट इफ गिवन अलोंग विद एलोपेरिनोल। तो लिखिए अभी, इट नीड्स dose adjustment. So 6-mercaptopurine will needs dose adjustment if used along with allopurinol. ये वाहिद एंटी कैंसर ड्रग है which needs dose adjustment along with allopurinol। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने 6-mercaptopurine के साथ एलोपेरिनोल यूज़ किया तो ये एंजाइम इसको इनहिबिट करेगा और एट द सेम टाइम इसका भी मेटाबॉलिज्म क्या होगा? कम हो जाएगा और इसका लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए यू विल नीड डोज एडजस्टमेंट अलॉन्ग विद एलोपेरिनोल। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, पहला एग्जाम का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग विल बी मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज? आप बताएंगे 6-mercaptopurine। सेकंड एग्जाम क्वेश्चन है विच एंटी कैंसर ड्रग नीड्स इट्स डोज एडजस्टमेंट इफ यूज्ड अलॉन्ग विद एलोपेरिनोल? आंसर विल बी 6-mercaptopurine। ये वो वाहिद ड्रग है जिसकी डोज एडजस्टमेंट चाहिए होती है अगर इसको आप एलोपेरिनोल के साथ यूज़ करेंगे आप। ठीक है, तो जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट को भी अंडरस्टैंड कर लिया, xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम को भी अंडरस्टैंड किया, उसके इनहिबिटर एलोपेरिनोल को भी अंडरस्टैंड किया और 6-mercaptopurine और उसके मेटाबॉलिज्म को भी अंडरस्टैंड किया, उसकी डोज एडजस्टमेंट को भी आपने अंडरस्टैंड किया। ये चीज़ क्लियर हो गया, ये जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा,
आपने ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम से बचने के लिए एक तो ये काम किया। इसके अलावा सेकंड काम क्या करेंगे, वेल हाइड्रेट द पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कीमोथेरेपी। देखिए आप, तो ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम का ट्रीटमेंट लिख लीजिए। ट्रीटमेंट नंबर 1, वेल हाइड्रेट द पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर the intake of anti-cancer, after the intake of anti-cancer। और सेकेंड क्या करेंगे, गिव एलोपेरिडोल। तो ये दो काम करेंगे। तो जब भी आपने किसी भी पेशेंट को एंटी कैंसर ड्रग देंगे तो आपकी ज़हन में होना चाहिए इट कैन कॉज ट्यूमर डायसिस सिंड्रोम, और इसके इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको वेल हाइड्रेट करना पड़ेगा और साथ में एलोपेरिडोल ऐड करनी पड़ेगी। तो जनरलाइज साइड इफेक्ट आपने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स और उनके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। अब हेडिंग लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। अच्छा, इसके अलावा और साइड इफेक्ट्स क्या लिखेंगे जो जनरलाइज थे? आगे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अगर ड्रग थोड़ी सी कमी नहीं हुई तो किस पे हमलावर होगी, हार्ट लिवर पे ना, तो क्या लिखेंगे, हेपेटोटॉक्सिक। कौन सी ड्रग ये कॉज करेगी, स्पेशली साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड। और कोई ड्रग बहुत ही ज़्यादा कमी नहीं हुई तो किस पे हमलावर होगी, हार्ट पे, तो क्या करेगी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी। और जो ड्रग कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करती है उसका नाम ये है डेक्टिनोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन एंड डोनोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन कि साइक्लोफॉस्फेमाइड इज हेपेटोटॉक्सिक, डेक्टिनोमाइसिन एंड डोनोरोबिसिन आर कार्डियोटॉक्सिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। क्लासिफिकेशन एंटी कैंसर। देखिए, जो एंटी कैंसर ड्रग्स है ना, इनको आप दो मेन ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। इनको आप टू मेन ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट ग्रुप का नाम लिख लीजिए, सेल साइकिल स्पेसिफिक। फर्स्ट ग्रुप का नाम लिखिए सेल साइकिल स्पेसिफिक। और सेकेंड ग्रुप का नाम लिखेंगे आप सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, यूनिट ब्लैक मार्कर, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो
एंटी कैंसर ड्रग्स को दो में उसमें कैटेगराइज करेंगे, सेल साइकिल स्पेसिफिक में और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में। देखिए अभी आपने सेल साइकिल अंडरस्टैंड की था, अब देखिए रिकॉल कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है, एम G1 S G2 M, ये लिखा था। देखिए जो 4 फेजेज आपके सामने कौन सी, M फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जो ड्रग्स इन 4 में से 3 फेजेस पे काम करें और इन 3 फेजेस को इनहिबिट कर दें तो क्या सेल रेप्लिकेट करेगा? जो एंटी कैंसर ड्रग सेल साइकिल की इन 4 फेजेस, G0 की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इसकी बात करूँ M फेज की, G1 की, S की और G2 की। जो एंटी कैंसर ड्रग इन 4 फेजेस में किसी 3 फेजेस, इन 4 में से एक फेज को निकाल दीजिए, बाकी जो 3 फेजेस को अगर इनहिबिट करते हैं उन्हें कहेंगे सेल साइकिल स्पेसिफिक। और जो एंटी कैंसर ड्रग G0 फेज पे जाके काम करे उसे कहेंगे सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है उसका सेकंड नेम क्या होगा, G0 स्पेसिफिक। इसका सेकंड नेम होगा G0 स्पेसिफिक, G0 स्पेसिफिक। और जो सेल साइकिल स्पेसिफिक, इनको फर्दर 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करेंगे। इसमें नंबर लिखेंगे एस फेज स्पेसिफिक, एस फेज स्पेसिफिक। नंबर 2 लिखेंगे आप G2 फेज स्पेसिफिक, नंबर 2 G2 फेज स्पेसिफिक। नंबर 2 G2 फेज स्पेसिफिक। और नंबर 3 M फेज स्पेसिफिक। देखिए आपको कोई भी ऐसी ड्रग नहीं जो G1 फेज स्पेसिफिक हो। G1 फेज पे कोई भी ड्रग काम नहीं करते, ठीक है। तो आपने इस सेल साइकिल में टोटल 5 फेजेस नोट की थी ना, उन 5 में से टोटल 4 फेजेस ऐसे हैं जिस पे ड्रग काम करेंगे। G1 फेज में कोई ड्रग काम नहीं करती। जो G0 फेज पे काम करेगी उसी को सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक कहेंगे, और जो इन 3 फेजेस पे काम करेंगे उन्हें सेल साइकिल स्पेसिफिक कहेंगे। अब ये एस फेज में होगा क्या, डीएनए बनेगा। मुझे बताएं डीएनए बनाने से पहले क्या चाहिए होगा, प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। और ये प्योरीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, फॉलिक एसिड। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन रोक देती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में बनने नहीं देती ह्यूमन सेल में। जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या होगा, जब फॉलिक एसिड आपका एक्टिवेट नहीं हो तो क्या होगा, आपकी प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स नहीं बनेगी, तो रेप्लिकेशन में नहीं होगी। और वो ड्रग जो आपके प्योरीन्स पायरिमिडीन्स की फॉर्मेशन को रोके बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड, उससे आपके कहीं मीथोट्रेक्सेट। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड मीथोट्रेक्सेट। तो ये बेसिकली क्या काम करती है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, इट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। तो बेसिकली ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके प्योरीन्स फॉलिक एसिड नहीं बनने देगी। जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा प्योरीन्स पायरिमिडीन्स नहीं बनेगी, जब प्योरीन्स पायरिमिडीन्स नहीं बनेगी तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, आपने याद होगा कभी मैंने बात की हो, जो पुराने स्टूडेंट जानते होंगे, नए स्टूडेंट आज सुन लें। पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस के रेट लिमिटिंग एंजाइम का नाम याद है किसी को, ठीक है। जिस पाथवे के जरिए आपने पायरिमिडीन की बायोसिंथेसिस करवानी है तो उस पाथवे में एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है, जानते हैं आप नाम उसका, थायमिडाइलेट सिंथेस। याद है कभी बोला मैंने पुराने स्टूडेंट से, सुना मैंने आपने। तो थायमिडाइलेट सिंथेस इज वन ऑफ द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन। अगर आप उसको इनहिबिट कर दें तो पायरिमिडीन नहीं बनेगी, जब पायरिमिडीन नहीं होगी तो रेप्लिकेशन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर हो? तो अब बताएं वो कौन सी ड्रग जो थायमिडाइलेट सिंथेस को इनहिबिट करेगी, 5-फ्लोरोयूरासिल। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज 5-फ्लोरोयूरासिल, फ्लोरोयूरासिल। ये बेसिकली है क्या चीज, इट इज थायमिडाइलेट सिंथेस इनहिबिटर, थायमिडाइलेट सिंथेस इनहिबिटर, ठीक है। देखिए साथ साथ मैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिख लूँ। नंबर 3, अच्छा चले प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स बन चुके हैं, तो बनने के बाद अब इनको पॉलीमराइज करेंगे ना। प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स बन चुके हैं तो इनको
अब पोलीमराइज करेंगे तो वो एंजाइम जो प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन को पोलीमराइज से कहेंगे, डीएनए पोलीमरेज कहेंगे आप। तो कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो डीएनए पोलीमरेज को इनहिबिट करती हैं। वो ड्रग्स जो डीएनए पोलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं उनका नाम लिखिए 6-mercaptopurine, 6-mercaptopurine, 6-thioguanine, नेक्स्ट 6-mercaptopurine, 6-thioguanine, ठीक है। तो बताएं इन ये क्या करेंगे, दीज आर डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। नंबर 5, अच्छा आप जानते हैं जो हमारा जीनोम नॉर्मली जब हमारे सेल रेप्लिकेट नहीं कर रहे होते, तो हमारे जब सेल रेप्लिकेट नहीं कर रहे होते, आप इस बात को जानते होंगे, नहीं तो आज सुन लीजिए, जब हमारे सेल रेप्लिकेट नहीं कर रहा होता तो हमारे सेल के न्यूक्लियस में जो जीनोम है वो लूज फॉर्म पड़ा होता है, और हमारा जो लूज फॉर्म है वो जो हमारा जीनोम वो धागे की तरह होता है। और मुझे बताएं जब थ्रेड को लूज फॉर्म में छोड़ने बताएं जगह जगह पे वो उसमें नॉट्स बन जाती हैं ना, तो जब आपका सेल रेप्लिकेट नहीं कर रहा उस टाइम नॉन रेप्लिकेटिंग सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए विल बी इन लूज फॉर्म। जब लूज फॉर्म में हो तो जगह जगह से इंटेंगल हुआ होगा, उसमें नॉट्स बनी होंगी। तो मुझे बताएं जब आपने इसको रेप्लिकेट करवाना तो बताएं डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को ओपन करना होगा, पुल अपार्ट करना होगा। जब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को पुल अपार्ट करेंगे तो डीएनए से डीएनए बनेगा, लेकिन जब पुल अपार्ट करने की बारी आती है तो नॉट्स टाइट हो जाती हैं। तो नॉट्स को खत्म करने के लिए नेचर ने एक एंजाइम दिया है जिसने 2 टोपियाँ जिसे टोपी पहनेंगे, 2 डोमेन्स हैं, एक डोमेन उसको कट लगाएगी, सीधा करेगी, फिर नॉट लगाएगी। तो ऐसा एंजाइम जिसने टोपी पहनेंगे 2 उसके डोमेन्स हैं, उसका नाम है टोपोआइसोमेरेज 2। टोपोआइसोमेरेज 2 की जो लाइगेज डोमेन है, अगर आप उसको इनहिबिट करते हैं तो उसकी कौन सी डोमेन एक्टिव रहेगी, जो डीएनए को काटने वाली होगी। और डीएनए के काटने वाली डोमेन को आप उससे कहेंगे, उससे आप कहेंगे एंडोन्यूक्लियस। तो ये जो एंजाइम किसी 2 डोमेन हैं, इसकी एक डोमेन है डीएनए को कट करना है, डीएनए के थ्रेड को सीधा करना है और फिर दोनों को आपस में लाइगेट कर देना है। तो इसकी वो डोमेन जो कट करेगी उसे आप एंडोन्यूक्लियस डोमेन कहेंगे, और जो लाइगेट उसे लाइगेज डोमेन कहेंगे आप। इस एंजाइम की अगर आप लाइगेज डोमेन को इनहिबिट कर दें तो क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस डोमेन विल रिमेन अनअपोज्ड, वो आपके डीएनए को पीसेस में कन्वर्ट करती रहेगी। तो आपके जो एक लॉन्ग थ्रेड पीस जो डीएनए वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर डीएनए से डीएनए बनेगा। तो ये बताएं एंजाइम का नाम बोला, क्या बोला मैंने, टोपोआइसोमेरेज 2। ये वो ड्रग्स जो टोपोआइसोमेरेज 2 की लाइगेज डोमेन को इनहिबिट करें, उसने भी टोपियाँ पहनी हुई। अब उनका नाम लिखिए, एटिपोसाइड एंड टेनिपोसाइड। तो बेसिकली इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देंगे, दीज ड्रग्स आर गोइंग टू इनहिबिट लाइगेज डोमेन, इनहिबिट लाइगेज डोमेन। किसकी लाइगेज डोमेन इनहिबिट करेंगे, ऑफ टोपोआइसोमेरेज 2। वो ड्रग जो टोपोआइसोमेरेज 2 की लाइगेज डोमेन को इनहिबिट करे उसको आप एटिपोसाइड और टेनिपोसाइड कहते हैं, ठीक है। तो इन तमाम ड्रग्स, ये वो तमाम ड्रग्स हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करती हैं, इसलिए इसको एस स्पेसिफिक ड्रग्स कहेंगे। इन तमाम ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने अंडरस्टैंड कर लिया, गौर से देखिए आप। इन तमाम ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आपसे कहा जाए कि किस ड्रग का कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने अंडरस्टैंड कर लिया। मीथोट्रेक्सेट को हम इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। 5-फ्लोरोयूरेसिल के बारे में इतना जानना काफी मैं बोल दिया मैंने। 6-mercaptopurine के बारे में एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिए ना आपने। सेंथीन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होगी और ये वो ड्रग है वाहिद एंटी कैंसर है जिसकी डोज इट नीड्स इट्स डोज एडजस्टमेंट अलॉन्ग विद एलोपेरिडोल, ठीक है। और इसके अलावा थायोगुआनिन, एटिपोसाइड, एनिपोसाइड, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके बारे में यहाँ चैप्टर हम क्लोज करें। जो मैंने बता दिए इतने ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट कौन से, G2 फेज स्पेसिफिक। अब नेक्स्ट लिखिए G2 फेज स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग्स। अब देखिए जो G2 फेज स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, G2 फेज स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग, इसमें एक ही ड्रग है दैट इज ब्लियोमाइसिन।
ब्लियोमाइसिन। इसको अब एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक भी कहते हैं, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक भी कहते हैं, इसे अब एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक भी कहते हैं, ब्लियोमाइसिन। ठीक है, हाँ, ब्लियोमाइसिन के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन आएगा। ब्लियोमाइसिन विल ब्लो अप द लंग्स, ये लंग को ब्लो अप कर देती है। ब्लियोमाइसिन विल ब्लो अप द लंग्स, अब लंग को ब्लो अप से मुराद करने से मुराद के ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है। इट इज गोइंग टू कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो अगर आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग कैन कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो जिसके नाम ब्लियोमाइसिन होगा, ये आपके लंग को ब्लॉक कर देगी, और लंग को ब्लॉक करने से मुराद इसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, बी फॉर ब्लियोमाइसिन, बी फॉर ब्लो अप द लंग्स, बी स्टैंड फॉर ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन इन palms and soles, palms and soles। एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ कैंसर, ही और शी वाज गिवन सम एंटी कैंसर ड्रग, आफ्टर दैट पेशेंट हैज डेवलप्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बिकॉज ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पेशेंट हैज आल्सो डेवलप्ड ब्लिस्टर फॉर्मेशन इन palm and sole, मोस्ट लाइकली एंटी कैंसर ड्रग कॉजिंग दिस साइड इफेक्ट। आंसर भी 5 ऑप्शन के लिए किसे करेंगे, ब्लियोमाइसिन को क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट जिसको आपने एंटी कैंसर ड्रग स्टार्ट किया, उसके बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई है, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस बहुत जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। पल्मोनरी फाइब्रोसिस डेवलप होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो ब्लिस्टर है वो फौरन डेवलप हो सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ ब्लिस्टर फॉर्मेशन इन palm and sole आफ्टर द इनटेक ऑफ सम एंटी कैंसर ड्रग, मोस्ट लाइकली एंटी कैंसर ड्रग विल बी ब्लियोमाइसिन। अच्छा, कुछ ड्रग्स और भी हैं जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती हैं। अब एक साइड पे लिखिए ड्रग्स कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एक साइड पे लिख लीजिए ड्रग्स कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ड्रग्स कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ड्रग्स कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस। देखिए इसका निमोनिक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का पी है, ये निमोनिक है जो ड्रग्स पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक का पी है। अब मुस्लिम कमर्शियल बैंक का पी से मुराद क्या है, मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट कैन कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सी स्टैंड फॉर साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड। देखिए साइक्लोफॉस्फेमाइड के 2 आपने स्पेसिफिक साइड इफेक्ट पढ़ लिए आपने, एक तो ये हेपेटोटॉक्सिक और दूसरा ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है। ठीक है, नेक्स्ट, बी स्टैंड फॉर ब्लियोमाइसिन। देखिए आपके सामने बी स्टैंड फॉर ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन। बी स्टैंड फॉर ब्यूसल्फेन, ब्यूसल्फेन, ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। बी स्टैंड फॉर प्रोकार्बाजिन, प्रोकार्बाजिन, ये भी एक एंटी कैंसर ड्रग है। देखिए ये जो 5 ड्रग्स हैं ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, और लास्ट में है अमीसेडोलो। देखिए आप अम्मी से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए जी, नहीं डरेंगे ना, उनकी नाराजगी से डरना चाहिए। कोई देखिए आप कहें ना डॉक्टर पास से डरना चाहिए, तो क्या आप किसी अननोन बंदे से को मेरे बारे में खौफ बिठाएं तो अल्टीमेटली उसके मेरा इमेज क्या बनेगा, कोई बहुत खूंखार किस्म का इंसान होगा, ये इमेज बनेगा। और किसी अननोन बंदे को जो मुझे पहले से नहीं जानता, तो आप अगर उसको डराएं मेरे बारे में, या डॉक्टर पास से डरना आपने, बस ये कि डॉक्टर पास से आपने बस डर के रहना, उससे बच के रहना, डर के रहना उससे आपने। तो बताएं अल्टीमेटली जो जिसको आप ये मैसेज कन्वे करें उससे जहन में मेरा इमेज क्या बनेगा, कि लगता है बहुत ही खौफनाक डराके किस्म के इंसान होंगे, कत्लो गारत करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान, यही इमेज बनेगा ना। तो इसलिए आप जो कहते हैं तकवा का मतलब कि अल्लाह से डरो, तो बताइए ये मतलब ठीक है तकवा का, ये मतलब ठीक नहीं है। हाँ, अल्लाह की नाराज़गी से डरो, अल्लाह से मत डरो, अल्लाह की नाराज़गी से डरो, क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह की जो मोहब्बत है वो 70 मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है। ठीक है, और इसी तरह अम्मी से डरो से मुराद के अम्मी की नाराज़गी से डरो। और अगर आप अम्मी नाराज़ का जब उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उनके मिजाज के अगेंस्ट की बात करेंगे, उनके इज्जत एहतराम नहीं, तभी अम्मी नाराज़ होंगी ना। और अगर आपकी अम्मी आपसे नाराज़ होंगी, समझे ज़िंदगी बर्बाद है आपकी, ये ज़हन नशीन कर लें, न सिर्फ अम्मी बल्कि अबू भी। ठीक है, अम्मी और अबू की अगर आपसे नाराज़गी हो गई तो जो मर्ज़ी आप कर लें, मुझसे दिन रात बैठ के पढ़ते रहें, आप मेरे लेक्चर रोज़ाना लेते हैं, आप याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा।
पढ़ेंगे कहीं जगह स्टक हो जाएंगे, मेहनत करेंगे फिर कहीं जगह स्टक हो जाएंगे, आपको लगेगा आप किसी तारीख एक बंद गली में चले गए। तो ज़िंदगी में अगर आप किसी बंद गली में चलेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनके पैरों को चूमें, उनकी खिदमत करें, उनके पैर दबाएं, उनको खुश रखें, आप उनको टाइम दें, उनके साथ बैठ के उनके दिल की बातें करें, उनसे उनके दिल की बातें सुने, उनको मौका देंगे अपने दिल की बात करें। बात वो आपके डर से, आपके खौफ से, आपके गुस्से से वो अपने दिल की बात आपसे नहीं कहते। आप उनको पता है कि उन्होंने बात की तो आपने बदतमीजी करनी, आप तो पुराने ज़माने के लोग हैं, आपको क्या पता इस दौर में क्या तकाज़े हैं और आपको तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपके इस बदतमीजी से, आपकी इस नाराज़गी से वो खौफज़दा रहते हैं, आपसे वो दिल की बात नहीं कहते हैं ना। और जब नहीं कहेंगे तो बताएं वो किससे दिल की बात करें, अपनी उदासी करेंगे ना। तो इसलिए अगर आपका खौफ उनके दिल पर तारी तो इस खौफ को ख़त्म करें आप, ठीक है। तो अम्मी से अगर नहीं डरेंगे तो ये ऐसी अम्मी है कि जो पूरे जिस्म को बर्बाद कर देगी। ये एक ऐसी अम्मी है, और अगर इससे नहीं डरेंगे तो पूरे जिस्म को बर्बाद कर देगी। स्किन को ये डैमेज कर देगी, आई को ये डैमेज करेगी, थायराइड को ये डैमेज करेगी, लंग्स को ये डैमेज करेगी, हार्ट को ये डैमेज करेगी, आपके लिवर को ये डैमेज कर देगी। कुछ बचा आपके पास? सब कुछ उड़ा के रख दी, ठीक है। मैंने जस्ट शायदन बात की है, बाकी जब मैं एमेड्रोन जो है ये एक एंटी एरिथमिक अमीज जो है ना, इसका पूरा नाम है एमियोडारोन। एमियोडारोन तो बताएं आगे इसका नाम है अमी से डरो, ठीक है। तो अमी से डरो वाली ड्रग कौन सी है? एमियोडारोन, ठीक है। ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। बाकी देखें, बाकी सब के सब एंटी कैंसर ड्रग हैं, ये वाहिद एंटी एरिथमिक ड्रग है। जो फर्स्ट 5 ड्रग्स हैं ये एंटी कैंसर हैं, और ये लास्ट वन इज एंटी एरिथमिक। और ये जो एंटी एरिथमिक ड्रग है ना, ये आपको फोटोसेंसिटिविटी कॉज करती है, ये आपकी कॉर्नियल ओपेसिटी कॉज करती है, हाइपोहाइपरथायराइडिज्म कॉज करती है, कार्डियोटॉक्सिक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है, और ये हेपेटोटॉक्सिक भी है। जब मैं इंशाल्लाह एमेड्रोन डिस्कस करूंगा एंटी एरिथमिक, वहाँ तमाम साइड में दिखा दूंगा। फिलहाल इतना याद रखें, एमेड्रोन कैन कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करेंगी? लॉन्ग लिस्ट आपने ब्लियोमाइसिन के साथ इन तमाम ड्रग्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एम-फेस स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग। एम-फेस स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग, देखिए पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, फिर मैं एम-फेस स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग की बात करूँ। देखिए अगर सेल ने रेप्लिकेट करना हो तो बताएं माइटोसिस में क्या होगा? पहले गौर से देखें, ये क्या हो रहा है माइटोसिस में? ये क्या बना? स्पिंडल बने ना। सबसे पहले क्या होगा? स्पिंडल फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम आगे से यहाँ पे अटैच करेंगे, ऐसे ही होगा ना, क्रोमोसोम आगे अटैच करेंगे। फिर इन क्रोमोसोम आपके जो स्पिंडल्स हैं ये श्रिंक करेंगे, क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स इनको पुल अपार्ट करेंगे, हाफ इस साइड पे हाफ उस साइड पे, एक साइड से 2 साइड बन जाएंगे। तो मुझे बताएं, अगर आपने माइटोसिस को रोकना तो क्या करें आप? पहला काम ये करें कि आप स्पिंडल फॉर्मेशन ना होने दें, ये जो स्पिंडल्स हैं ये बनने ना दें आप। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपके हर एक लाइन एक माइक्रोट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट करती है, इसको पॉलीमराइज ना होने दें। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज नहीं हो तो स्पिंडल नहीं बनेगा। तो पहले आपके पास एक ऐसी एंटी कैंसर ड्रग है जो इन स्पिंडल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। वो 2 ड्रग्स हैं, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। तो लिखिए नंबर 1 विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। तो बताइए इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? will inhibit the polymerization of spindles and will inhibit the spindle formation. It will inhibit the polymerization of microtubules leading to inhibition of spindle formation. लिखिए अब इसको, ये जो 2 ड्रग्स हैं they will inhibit the polymerization ये जो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन है ये पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करेगी। किसकी? विल इनहिबिट द पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एज अ रिजल्ट क्या होगा? देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन। एज अ रिजल्ट देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मुझे बताइएगा स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्रोमोसोम अटैच नहीं होगा और डिटैच भी नहीं होंगे, एक सेल से 2 सेल बनेगा भी नहीं। देखिए अगर आपने माइटोसिस करवानी तो पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स को पॉलीमराइज करना होगा, फिर स्पिंडल बनेंगे, क्रोमोसोम अटैच होंगे, डिटैच होंगे, फिर एक सेल से 2 सेल बनेंगे ना। और अगर आपने इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन को ही रोक दिया आपने तो स्पिंडल भी नहीं बनेंगे, क्रोमोसोम भी अटैच नहीं होंगे, डिटैच भी नहीं होंगे और एक सेल से 2 सेल भी नहीं बनेंगे और रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली आपने इनहिबिट कर दी। अब वो कौन सी ड्रग है जो रेप्लिकेशन को इस मैकेनिज्म से इनहिबिट करती है, माइटोसिस को इनहिबिट करती है? वो आपके पास विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? नंबर 2। अच्छा देखें, अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को रोक नहीं सके तो फिर क्या करें आप?
बने बनाए स्पिंडल के ऊपर ग्रीस डाल दें, ग्रीस डालते हैं, मुझे बताएं कहीं ग्रीस हो और जब वहाँ पैर आप स्लिप हो जाएंगे वहाँ टिकेंगे, आप आगे चले जाएंगे ना। तो अब इस बने बनाए स्पिंडल पे अगर आप ग्रीस डाल दें तो क्रोमोसोम जो आगे अटैच होने की कोशिश करेगा वो डिटैच हो जाएगा ना। इसका मतलब कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं, लिखना भी नहीं है, सुनिए अब, कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो क्रोमोसोम को यहाँ अटैच नहीं होने देती हैं, उसे कहते हैं ड्रग्स प्रिवेंटिंग द अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन स्पिंडल्स। देखिए वो ड्रग जो स्पिंडल पे क्रोमोसोम की अटैचमेंट को प्रिवेंट करे उसके नाम के अंदर भी ग्रीस है, उसके नाम के अंदर भी ग्रीस है, उसे कहते हैं ग्राइजियोफल्विन। देखिए ग्रीस मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला, आपको लिखना दीजिएगा, किसी मेडिकल बुक के अंदर ग्रीस नहीं लिखा हुआ, ये तो जस्ट समझाने के लिए बोला कि ग्रीस है। ग्रीस आप समझते हैं ग्रीस एक स्लिपरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और ये थोड़ी सी स्लिपरी सी चीज़ होती है, जहाँ पे हो तो पैर रखें तो आप स्लिप हो जाते हैं। तो वो ड्रग जिसके नाम है ग्रीस उसका नाम क्या है? ग्राइजियोफल्विन। और ग्राइजियोफल्विन इज वन ऑफ द एंटीफंगल ड्रग, वो आप नॉलेज के लिए साइड में लिख लीजिए, अब एक साइड में नॉलेज के लिए लिखिए ग्राइजियोफल्विन, ग्राइजियोफल्विन एंटीफंगल ड्रग, प्रिवेंट द अटैचमेंट of chromosomes on spindles। अगर आपसे कहा जाए पूरी फार्माकोलॉजी में वो कौन सी एक ड्रग है जो क्रोमोसोम को स्पिंडल पे अटैचमेंट को प्रिवेंट करती है, तो आप किसका नाम लेंगे? जिसके नाम है ग्रीस है, उसको ग्राइजियोफल्विन कहते हैं। तो ग्राइजियोफल्विन इज वन ऑफ द एंटीफंगल। देखिए ये वो ड्रग है जो फंगस के सेल को रेप्लिकेट नहीं होने देती। अब ये फंगस के सेल की रेप्लिकेशन को कैसे इनहिबिट करेगी? फंगस का सेल जब रेप्लिकेट करने लगेगा स्पिंडल बनेंगे और उस स्पिंडल में जब क्रोमोसोम आगे अटैच होने की कोशिश करेंगे तो ये ड्रग अटैचमेंट को प्रिवेंट कर देगी। और जब क्रोमोसोम अटैच ही नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे और आपका फंगस सेल रेप्लिकेट नहीं करेगा, इसको आप एंटीफंगल ड्रग कहते हैं। अब देखें, फर्स्ट करें स्पिंडल भी बन गई, क्रोमोसोम अटैच भी होगी, तो नेक्स्ट क्या करें? इस पूरे अपरेटस को, ये जो आपके पास स्पिंडल है और स्पिंडल में क्रोमोसोम है, इस पूरे अपरेटस को आप पैक करते हैं। आप जब इसको पैक करेंगे तो डिटैच ही नहीं होगा। अब वो ड्रग जो इस पूरे अपरेटस को पैक करे उसके नाम के अंदर भी पैक है, उसको कहें पेक्लिटेक्सेल। लिखिए अब, नेक्स्ट एंटी कैंसर ड्रग इज पेक्लिटेक्सेल। पेक्लिटेक्सेल, ठीक है। तो पेक्लिटेक्सेल इज वन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग। पेक्लिटेक्सेल इज वन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग। तो मुझे बताएं, जब आपने इस पूरे अपरेटस को पैक कर दिया तो बताएं क्रोमोसोम के डिटैच होंगे? तो मुझे बताइए, तो मैंने समझा दिया, ये तो जस्ट समझाने के लिए पैक कर दिया अपरेटस को। किसी मेडिकल बुक में नहीं लिखा कि ये ड्रग जाके आपको एक पैकेट लेके जाएगी और जाके पैक कर देगी अपरेटस, ऐसा नहीं है। इसको मैं बताएं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिखना तो क्या लिखेंगे? पेक्लिटेक्सेल इज गोइंग टू प्रिवेंट द डिटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। लिखिए आप, इट विल प्रिवेंट द डिटैचमेंट, it will prevent the detachment of chromosome. It will prevent the detachment of chromosome. पहला कि स्पिंडल ना बनने दें, जो ड्रग स्पिंडल ना बनने दें, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। वो ड्रग जो क्रोमोसोम अटैच नहीं होने दें, ग्राइजियोफल्विन एंटीफंगल। वो ड्रग जो क्रोमोसोम अटैच हो जाए लेकिन डिटैच ना होने दें, पेक्लिटेक्सेल। ये चीज क्लियर आपको? अब एग्जाम में इन दो के बारे में साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन आए। देखिए हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन के साइड इफेक्ट को नोट करते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। देखिए विनब्लास्टिन, नाम है ब्लास्ट है ना, विनब्लास्टिन का नाम है ब्लास्ट है। देखिए ये ब्लास्ट करे किसको? बोन मैरो को। देखिए जो ड्रग बोन मैरो को ब्लास्ट करे वो क्या होगा? उसके स्फीयर बोन मैरो डिप्रेशन। इट कैन कॉज स्फीयर बोन मैरो डिप्रेशन। अच्छा, वैसे तो फार्माकोलॉजी मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स को मुश्किल लगती है, लेकिन एंटी कैंसर देखें, आप जानते हैं एंटी कैंसर फार्माकोलॉजी में ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर्स में आते हैं। और जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जब आप पढ़ते 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 यहाँ पहुँचने थक चुके होते हैं आप, फिर दिमाग वैसे मफ हो चुका होता है, तो अक्सर औकात डॉक्टर इसको छोड़ देते हैं। इसलिए अक्सर औकात इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, साइड इफेक्ट डॉक्टर्स को मुश्किल लगते हैं, लेकिन आज के बाद मेरे ख्याल से आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको समझ डाल दिया, ठीक है। तो मुझे बताइए, विनब्लास्टिन का अगर आपसे कोई साइड इफेक्ट पूछे तो क्या नाम इसका है? ब्लास्ट। ये बोन मैरो को ब्लास्ट कर देगी, देखिए। और जब बोन मैरो को ब्लास्ट करे तो क्या होगा? सीवियर बोन मैरो डिप्रेशन।
सीवियर बोन मैरो डिप्रेशन रिजल्ट क्या पेनिसिलिन है। देखिए ये साइड इफेक्ट तो तमाम एंटी कैंसर ड्रग के हैं, तमाम एंटी कैंसर ड्रग ने बोन मैरो डिप्रेशन कॉज किया, पेनिसिलिन कॉज किया था ना, लेकिन ड्रग विच इज नोटोरियस टू कॉज सीवियर बोन मैरो डिप्रेशन इज विनब्लास्टिन। जो सबसे ज्यादा नोटोरियस है टू कॉज बोन मैरो डिप्रेशन, विच इज नोटोरियस टू कॉज पेनिसिलिन, विच इज नोटोरियस टू कॉज सीवियर पेनिसिलिन इज विनब्लास्टिन। याद रहेगा। नेक्स्ट विनक्रिस्टिन। देखिए जो विनक्रिस्टिन है ना, विनक्रिस्टिन देखिए इसके नाम के एन पे एन है ना, इट इज न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। और न्यूरोटॉक्सिक मुराद के इट इज गोइंग टू कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करेगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आंसर विल बी विनक्रिस्टिन। क्रिस्टिन के नाम के एंड पे एन और एन से ऑफकोर्स न्यूरोटॉक्सिक, और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करेगी। ठीक है, अब मुझे बताइए लास्ट को कौन सा बचा आपके पास? जी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। हमें तमाम ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन में सब डिस्कस करता है आपके साथ। अब लास्ट ग्रुप रहेगी आपके पास, और लास्ट ग्रुप का नाम क्या है? सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक का सेकंड नेम क्या है? जी नॉट फेज स्पेसिफिक। इसको जी नॉट फेज स्पेसिफिक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मल्टीपल एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, नाम लिख लीजिए इनमें से एक है क्या? नाइट्रोयूरियस, नाइट्रोयूरियस। इसमें दो ड्रग्स हैं, कार्बमस्तिन एंड लोमस्तिन, कार्बमस्तिन एंड लोमस्तिन। कार्बमस्तिन एंड लोमस्तिन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, और नाम आपके पास है डेक्टिनोमाइसिन और डोनोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन, डेक्टिनोमाइसिन और डोनोरोबिसिन। और इंतहाई कमी ड्रग्स हैं, दिल पे इसने अटैक किया था, याद है ना आपको? दिस ड्रग्स आर कार्डियोटॉक्सिक लिखवाई थी मैंने आपको। इसके अलावा और ड्रग कौन सी लिखेंगे इस ग्रुप में? अभी आप लिख चुके हैं। नंबर 3 प्रोकार्बाजिन, और नंबर 4 ब्यूसल्फेन, ब्यूसल्फेन। देखिए ये इन दोनों ड्रग्स ने पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज किया था ना, भी लिख के आए आप। और लास्ट में लिखे नंबर 5 साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है, अब थोड़ा साइक्लोफॉस्फेमाइड के बारे में कुछ जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात करते हैं, उसके बाद आपका तमाम एंटी कैंसर ड्रग्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इस क्लासिफिकेशन में मैंने तमाम ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिनका जरूरी था वो लिखवा दिए, और जिनके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स थे वो भी लिखवा दिए। जनरलाइज साइड इफेक्ट पे तो हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, अब साइक्लोफॉस्फेमाइड के बारे में जो और एग्जाम के क्वेश्चन उससे बात करते हैं। देखिए जो मीथोट्रेक्सेट है इसको हम इन डिटेल एंटीबायोटिक्स के साथ कवर करेंगे, इस मीथोट्रेक्सेट को इन डिटेल एंटीबायोटिक्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, अब लास्ट ड्रग है जिस पे हम बात करेंगे दैट इज साइक्लोफॉस्फेमाइड। देखिए जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना, इसके दो इंडिकेशंस हैं। नंबर 1 यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसेंट। जब आपके इम्यून सिस्टम को आग लगी हुई हो ना, तो दो ड्रग्स यूज कर सकते हैं, दो में से कोई एक ऑप्शन यूज करेंगे। और देखिए इम्यून सिस्टम में लगी हुई आग को आप फ्लेयरिंग ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, कि डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज फ्लेयर अप हो गई, एसएलई फ्लेयर अप हो गई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर अप हो गया, वेस्कुलाइटिस फ्लेयर अप हो गया। यानी कि एसएलई का पेशेंट, वेस्कुलाइटिस का पेशेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, ये सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है ना। और अगर ये केस एग्रेसिव कंडीशन में इमरजेंसी में लैंड के, तो अब ये फ्लेयर अप ऑफ एसएलई, फ्लेयर अप ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फ्लेयरिंग अप ऑफ वेस्कुलाइटिस, तो इसी को आप कहते हैं इम्यून सिस्टम को आग लग गई, ये तबाही मचा रहा है आपके जिस्म के अंदर। वो इंतहाई तगड़ा किस्म का इम्यून सिस्टम आगे अपने ही ऑर्गन को डैमेज करने पे लगा हुआ है। तो अब इस इम्यून सिस्टम में लगी हुई आग को बुझाने के लिए दो ड्रग्स यूज कर सकते हैं आप। उनमें से एक है हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज करेंगे, हाई डोज में 1 ग्राम
मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग स्टीरॉइड है और इसको आप हाई डोज में यूज करते हैं 1 ग्राम, आप डेली बेस पे यूज करते हैं 1 ग्राम फॉर 3 डेज। तो इम्यून सिस्टम में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हाई डोज में मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम के हिसाब से आप यूज करेंगे फॉर 3 डेज। वो यूज नहीं करना तो हाई डोज में आप साइक्लोफॉस्फेमाइड यूज करेंगे आप। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड कैन बी यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसेंट, ये चीज क्लियर हो गया। नंबर 2 कैन बी यूज्ड एज एंटी कैंसर। नेक्स्ट अब आप बात करें, देखिए साइड इफेक्ट्स। देखिए साइक्लोफॉस्फेमाइड के जनरलाइज साइड इफेक्ट तो आप जानते ही हैं। कौन से जनरलाइज साइड इफेक्ट? स्किन रैश, एलोपेशिया, एनवीडी, इसके अलावा बोन मैरो डिप्रेशन और इनफर्टिलिटी, टिमोडाइसिस सिंड्रोम, ये तो जानते हैं ना। इसके अलावा और क्या जानते हैं? ये हेपेटोटॉक्सिक भी है और ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कॉज करेगी। लिख के आ चुके हैं ना आप? इसने पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कॉज की और ये हेपेटोटॉक्सिक भी है। इसके अलावा जो नहीं लिखा वो आप यहाँ लिखवा देता हूँ मैं आपको। देखिए साइड इफेक्ट तो बताइए, जो आपने नहीं लिखा जनरलाइज साइड इफेक्ट के अलावा आपने क्या लिखा था? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, नंबर 3 हेपेटोटॉक्सिक, सब लिखा हुआ ना आपने कि इसके जनरलाइज साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट्स पल्मोनरी फाइब्रोसिस और हेपेटोटॉक्सिक, ये तो आप लिख चुके हैं। अब जो नहीं लिखा उसको लिख लीजिए। हेड कैन कॉज हेमरेजिक सिस्टाइटिस, हेमरेजिक, इट कैन कॉज हेमरेजिक सिस्टाइटिस। देखिए जब आप साइक्लोफॉस्फेट यूज करवाएंगे ना तो लिवर इसको मेटाबोलाइज करेगा और वो मेटाबोलाइट्स लिवर को डैमेज करेगा तो हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी। वो मेटाबोलाइट्स वहाँ से निकल के ब्लड में आएंगे, फिल्टर होकर रीनल ट्यूब्यूल से आपकी ब्लडर में आके एक्यूमुलेट करेंगे। देखिए जब आप साइक्लोफॉस्फेट यूज करवाएंगे तो लिवर इसको मेटाबोलाइज करेगा और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो लिवर को डैमेज करेंगे। जब लिवर डैमेज होगा तो आपने कहा इट इज हेपेटोटॉक्सिक। वही मेटाबोलाइट्स जब वहाँ से निकल के आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएंगे, फिल्टर होकर रीनल ट्यूब्यूल से अल्टीमेटली ब्लडर में आएंगे, वहाँ एक्यूमुलेट करेंगे। और अगर उन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का जो स्टे टाइम है, ट्रांजिएंट टाइम है ब्लडर में, वो प्रोलॉन्ग हो गया। देखिए समटाइम जब यूरिन जब कॉल ऑफ नेचर आती है तो अब मुझे बताएं मोस्ट ऑफ टाइम आपकी हैबिट क्या होती है कि कॉल ऑफ नेचर फौरन अटेंड करते हैं या उसको डिले करते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। पोस्टपोन करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। इंडिविजुअल की हैबिट है कॉल ऑफ नेचर आ रही है, आपको कॉल ऑफ नेचर बार बार आ रही है, इंटीमेट कर रही है, लेकिन आप उसको पोस्टपोन किए जा रहे हैं। जब भी एक बार कॉल ऑफ नेचर आए तो उसको इमीडिएटली अटेंड करें, पोस्टपोन करेंगे तो उसका नुकसान होगा। अगर आपकी हैबिट बनी है पोस्टपोन करनी तो इसी दौरान अगर किसी को आपने एंटी कैंसर ड्रग यूज़ करवा दी, उसके मेटाबोलाइट्स जब ब्लडर में आएंगे, अगर वहाँ स्टे टाइम बढ़ेगा तो वो आपके ब्लडर को डैमेज करेंगे और हेमरेज कॉज करेंगे। इसी को हेमरेजिक सिस्टाइटिस कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया वो? तो मुझे बताइए इस हेमरेजिक सिस्टाइटिस से बचने का इलाज क्या होगा? देखिए ट्रीटमेंट एक तो ये कि आप वेल हाइड्रेट करें। जब यूरिन ज़्यादा होगा, कॉल ऑफ नेचर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आएगी, आपको कॉल ऑफ नेचर अटेंड करनी पड़ेगी। आप जब कॉल ऑफ नेचर अटेंड करेंगे, यूरिन पास से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स से आपके ब्लड से बाहर निकलेंगे तो उनका ट्रांजिएंट टाइम ब्लडर में कम से कम होगा और ब्लडर डैमेज नहीं होगा और हेमरेजिक सिस्टाइटिस नहीं होगा। सेकेंड आपके पास ये इस हेमरेजिक सिस्टाइटिस से बचने के लिए आप एक इंजेक्शन यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद साइक्लोफॉस्फेमाइड, और उस इंजेक्शन का नाम क्या? इंजेक्शन MES। क्या बोलेंगे इसको जी? क्या बोलेंगे? देखिए साइकोलॉजी की एनालिसिस हो जाएगा आपको। जो बोलेंगे मैं साइको एनालिसिस भी कर दूंगा आपको। क्या बोलेंगे इसको? मिसना। तो क्या आप मिसने आप देखिए इसको मिसना कह रहे हैं या मैसना कह रहे हैं, साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा कि आप नैरो माइंडेड हैं या ब्रॉड माइंडेड। देखिए ये अल्फाज का जो चुनाव है ना, इनसे भी आपकी साइकोलॉजी असेस हो जाती है। पॉइंट आप जानते हैं, आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आपके एटीट्यूड से, आपके वर्ड की सिलेक्शन से आपकी साइकोलॉजी असेस हो जाती है। ठीक है, तो मिसना जानते हैं किसे कहते हैं? उर्दू का वर्ड है, ये बंदा बड़ा मिसना है इंतहाई दिल का खोटा और मासूमियत का लिबादा ओढ़ के सारे बुरे काम किए चले जाते हैं। होता है ना कुछ मासूमियत का लिबादा ओढ़ा होता है, अंदर से पूरे खोचले के सब इंसान होते हैं, हर चीज़ हर गलत काम को जानते हैं। ठीक है, तो ये बात में देखने कि आप ऐसी पर्सनैलिटी तो नहीं है, लेकिन जो अंदर है ना वही चेहरे पे होना चाहिए। आपके चेहरे से हर चीज़ यहाँ होगी। देखिए पता हो, देखिए हर चीज़ का, हर बुरी बात का पता होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर अमल करना बुरी बात है। बात समझे? देखिए एज अ डॉक्टर तो आपको हर चीज़ मालूम होगी, हर चीज़ मालूम होगी, हर चीज़ खुल के सामने आपके होगी, और उन तमाम बातों के मालूम होने के बावजूद भी अपने आप को अगर आपने बिल्कुल सीधे रास्ते पर रखा होगा तो फिर आप मिसरे नहीं हैं। अंदर से सब कुछ पता है लेकिन चेहरे से नुमाया करते हैं आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको सब कुछ पता है। ठीक है, अंदर खाते आप सब कुछ गलत काम कर रहे हैं लेकिन चेहरे पे से नुमाया करेंगे कि मैं तो इंतहाई मासूम इंसान हूँ।
तो इसी को मीसना कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको मीसना बोलें या मैसना बोलें, जो मर्जी बोलें। अगर आपसे कहा जाए विच ड्रग कैन बी यूज अलॉन्ग विद साइक्लोफॉस्फेट, आंसर विल बी इंजेक्शन मैसना। मैसना इंजेक्शन कैन बी यूज अलॉन्ग विद साइक्लोफॉस्फेट टू प्रिवेंट इट्स साइड इफेक्ट, दैट इज हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है। तो आप सबको एंटी कैंसर ड्रग्स बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ब्रेक टाइम में ना टाइम वेस्ट करने के बजाय जो मैंने कल परसों बात की थी ना मसल्स की एक्स्ट्रा, उनको इधर देख लीजिए। मैंने डिफरेंट एंगल से आज बात करनी है। मैंने वो कल परसों में लेक्चर, अगर आपको याद होगा तो नई बातें डिफरेंट एंगल से जब बोलूँगा तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी, फिर मेरे साथ आप कॉपरेट करेंगे। आप मैं जब नए एंगल से बात करूँ आप मुझे गुस्से में देखेंगे आप। इसीलिए अभी जो 5-10 मिनट का टाइम है इसमें उनको रिवाइज कर लीजिए, लास्ट में रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।